9-10 से बच्चे कोचिंग और कोटा और इस तरह स्टडी करने के लिए चले जाते हैं प्रिपरेशन करने के लिए निकल जाते हैं। और प्रिपरेशन करके कंपटीशन करके हाँ। कहीं ना कहीं वो सेट हो जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि वो शायद बच्चा जब 14-15 साल का है तभी से वो बाहर है, उसकी भी एक लाइफ स्टाइल हो गई बाहर रहने की। अब उसके लिए घर अपने आप में बंदिशों वाला हो गया। 4 दिन हाँ। तो ओके, पर उसको लगे 1 महीना यहाँ पे रहना तो भाई उसका नहीं हो अपना लाइफ पाएगा। ही नहीं है वहाँ पर। जो बड़े बच्चे के साथ हमारे एक्सपीरियंस हुए, उसी के हिसाब हम से कोशिश करेंगे हाँ। छोटे बच्चे के साथ ना हो, है ना, उसके साथ सॉफ्ट हो जाएंगे। हाँ, तो उसका बिहेवियर हो सकता है सॉफ्ट वाला ना हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट हो सकती है। बड़ा बच्चा हो सकता है उसके साथ दूसरा तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, पर वो तो एक्सपेरिमेंटल चाइल्डहुड है हमारे हिसाब से, है ना, कि उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो जाता है, बड़े तक एक्सपेरिमेंट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, हम पीछे हट जाते हैं। लड़की जैसी कहेगी कि चलो शादी करें, तो नहीं भाई, आप फिर कास्ट ले आओगे, फिर इंटर कास्ट हो जाएगी, ये तो सब रिश्ता जोड़ने से पहले हाँ, सोचना था। आपको पता है कि क्या कास्ट है, बहुत है तो कास्ट में जाके लव अफेक्शंस की नीड फुलफिल करो, बट वो नहीं हो रहा है। आपको है कि यार प्यार ही तो कर रहे हैं, शादी कौन कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये जरूरी है, मैं कहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं जिससे हम प्यार कर रहे हैं शादी भी उसी से करना है, पुराना हमने जो बिल्कुल, सोच है बिल्कुल। वो हम ले आए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि प्यार एक अलग तरीके की चीज है, वो लव अफेक्शन इमोशंस के साथ जुड़ी हुई भावना है ना। ये आपको जब शादी उस बंदे से करना है तो एक बार सोचो जरूर, क्या ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जब हम 24 घंटे एक साथ रह रहे हैं, तब हम अक्सर क्या बोलते हैं अब आफ्टर मैरिज, कि पहले जैसा ध्यान रखते हैं अब नहीं करते हो। पहले इतने फोन करते थे, अरे वो कहेगा भैया हम फोन जिसको करते थे तो घर में बैठा है, तो हम कैसे फोन करें। क्या तुम ऑफिस जा रहे हो तो फोन नहीं कर सकते हो, अरे तो ऑफिस जा रहे हो तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भैया, पैसा कमाना है वरना तुम चिल्लाओगी। तो ये आर्गुमेंट्स के हमारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन लड़की वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रही है पहले जैसे सिनेरियो की, वो इस समय नहीं आई होगी। दोनों लोग अब उस चीज से बाहर निकल गए, वो इमोशन सेटिस्फाइड हो गया, वो दूसरे इमोशंस में जा रहे हैं, वो फैमिली बनाने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं, घर की रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होनी है। तो इसमें दोनों लोग अब कहते हैं ना, वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी भी लेना शुरू करते हैं एज अ पार्टनर, तो अपने आप वो चीज़ें आगे डेवलप होती है। और मिल बांट के जो अच्छा हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, उसमें हम मेरा और तेरा करने लगे हैं। मतलब हमारे की मेरा जगह वो पैसा मेरा। तुम्हारा पैसा, है ना, ये तुम्हारा है, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मेरा इतना लिया। ऐसे कर करके हम आर्गुमेंट्स में चले जाते हैं। हम तो मैंने तुम्हारे लिए ये केयर किया था, तुम्हारे पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट किया, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं देख रहे हो। लेन देन हो जाती छोटे है, लेन देन, मतलब डीलिंग कर रहे हैं हम। बिजनेस हो गया ये। हम एक नेचुरल जो रिलेशन होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि प्यार कर लिया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी से पहले ज़रूर एक बार सोचिए कि जो भी आपका पार्टनर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम थोड़ी सी बातें करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, या हम आपसे बोलेंगे कि हम एक इलाहाबाद में मालविका मैम है सिविल लाइंस में, जिनका ऑफिस है, और वो काफ़ी समय से एक काउंसलर और या फिर आप कह सकते हैं साइकोलॉजिस्ट की, वो लोगों को काफ़ी मदद करती है उनकी मेंटल परेशानी को लेकर। तो आज हम समझेंगे कि यहाँ पे इलाहाबाद के लोगों को, या स्पेसिफिकली नॉर्मल जनता को, किस तरीके की मेंटल हेल्थ या मेंटल अवेयरनेस की आवश्यकता पड़ती है। तो हम उनसे और बातें करेंगे और समझेंगे उनकी जर्नी के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को, अपने इस प्रोफेशन को चूज़ किया। तो अभिषेक, कुछ कहना चाहोगे? आज के पॉडकास्ट में ज़्यादा टाइम वेस्ट तो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी काउंसलर से मिलने जा रहा हूँ, और ना ही मिलूँ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रूरत ना पड़े कभी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का एपिसोड शुरू करते हैं मैम के साथ। नमस्ते मैम पहले, एंड थैंक यू, आपने अपना समय दिया हमें। तो हम थोड़ा सा शुरुआत इस चीज़ से करना चाहेंगे कि आप, जैसे कि हम जैसे आपको देख पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, आपका क्या ये शुरुआत से ये प्रोफेशन था, हॉबी थी, या आप किस तरीके से आप एक साइकोलॉजिस्ट बनने की आपने सोचा? देखिए, एक समय तो ये था जब हम कॉलेज लाइफ की बात करें, तो हमें खुद में नहीं पता था कि ये हम फ्यूचर में कोई हम साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट ऐसा कुछ प्रोफेशन हम चूज़ करेंगे। जनरली होता है कि हम सिविल की तैयारी करेंगे या नेट देंगे या पीएचडी करेंगे, जो एक इसमें कॉमन गोल एक होते हैं। कॉमन गोल होता है सबका, वो हमारा भी था। हमारे अपने आसपास के लोगों के या हमारे फैमिली मेम्बर्स में भी कोई इस फील्ड का नहीं था, साइकोलॉजी फील्ड का कोई नहीं था। अब जब हमने पहली बार ये सब्जेक्ट चूज़ किया,
बाई चूज मतलब कहते हैं कि हो गया, वहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं कि आपको इसके साथ ये बल्क में ये मिलेगा, तो उसी में साइकोलॉजी ला, तो हमने कहा कि ठीक है ले लो। एक बहुत नया सब्जेक्ट था, लगा कि कुछ नया है इसमें, कुछ चलो देखते हैं। जबकि घर में जब हम पहुँचे ना, तो वहाँ पे सबने मना कर दिया कि अरे क्या तुम लेके आ रही हो, पता है साइकोलॉजी क्या होती है, इसमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी, कोई नहीं जानता साइकोलॉजी को कैसे पढ़ना है, तुम फेल हो जाओगी, ऐसा ऐसा बोला। मैंने कहा अब तो हो गया, अब तो कुछ नहीं कर सकते, देखेंगे। थोड़ा सा लगा, कॉन्फिडेंस नहीं था, तो लगा कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी जो ABCD होते हैं, उसके टर्म्स होते हैं, वो तो हमें पता ही नहीं था। मैं बेसिकली साइंस फील्ड की थी, बायोलॉजी लिया था। अच्छा। तो इसलिए थोड़ा सा बस मुझे एक लगता था कि लोग है ना, हम बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं ह्यूमन नेचर वहाँ पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। उसकी ऑटोनॉमी हम पढ़ पा रहे हैं, उनके फंक्शंस पढ़ पा रहे हैं, पर ये नेचर कहाँ से आता है, ये क्यूरियोसिटीज़ मेरे अंदर बहुत पहले से चलती थी कि दो लोग लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, इन लोगों ने ऐसा क्या बात हो गई इससे इसको बुरा लग गया, ये सब दिमाग में चलता रहता। तो मुझे लगा कि चलो यार कुछ तो नया सीखेंगे। तो ये सोचते हुए फिर ये सब्जेक्ट मैंने फ़ाइनल किया, और इसको जब हमने अपने UG उसमें कोर्स में जब हम पूरा पढ़ा, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो गया। तब भी ये नहीं था कि इसको हम करियर अपना बनाएंगे। फिर जैसा कि सब लोग करते हैं कि सिविल की तैयारी करना, और PG में क्लिनिकल साइकोलॉजी और इन सब में बाय लक की एडमिशन हो गया। मुझे खुद में नहीं था कि हाँ, क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट अपने आप को समझ रही थी, तो एडमिशन हो गया, तो मेरे लिए था कि हाँ गोल्डन चांस है। तो भी ये जर्नी में ऐसा कहीं दूर दूर तक, क्योंकि कोई भी हमें, चाहे प्रोफेसर्स हो, कोई भी ये नहीं बता रहा था कि इस फील्ड से क्या हो सकता है। वहाँ पे हम पढ़ते थे साइकोलॉजिस्ट या ऐसा वर्ड पढ़ते थे, हमें लगता है कोई बहुत ऊंची चीज़ होती है हाँ, जिसको तो हम तो नहीं वहाँ तक पहुँच पाएंगे। फिर ये सब करते करते हम जब ब्यूरो में आए, यहाँ पे मनोविज्ञानशाला है, तो वहाँ पे हम आए, और बाय चांस वहाँ पे मैं सिविल की तैयारी कर रही थी, और मेरा जब सिलेक्शन यहाँ पे हुआ, मेरा मन नहीं था जाने का बेसिकली, कि मैं अपना सिविल की तरफ मूव कर गई थी। फिर फादर ने बोला कि एक अच्छी डिग्री मिल रही है, उसको आप ले सकते हो, 1 साल की बात है। मैंने कहा चलो ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगी। तो ये करके वहाँ पे आए, तो वहाँ पे पता चला कि अच्छा, ये जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये कोर्स कर रहे हैं, उसके बाद हमें प्रोफेशनली एक टैग मिलेगा एज ए साइकोलॉजिस्ट। तो मैंने कहा अच्छा, हम साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तब भी यकीन नहीं हो रहा था कुछ लोगों ने कहा कि ये सब बेकार है, अपना नेट की तैयारी करो, और ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं, इलाहाबाद में इसका कोई यूज़ ही नहीं है, और तुम्हारी पर्सनालिटी यहाँ के सूट नहीं कर रही, ये सब मेट्रो सिटीज़ में जाके जॉब करते हैं, यहाँ पे तो कुछ भी इसका रोल है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। तब मेरे दिमाग में ये चैलेंज आया कि क्यों नहीं हो सकता, मतलब कोई मेंटल इलनेस या साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हम पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या हमारे इलाहाबाद में है नहीं, होता ही नहीं है। अगर होता है तो उसकी अवेयरनेस नहीं होती। तो वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पे मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखा और चैलेंज ले लिया कि अब तो इसको करके जा कि इलाहाबाद में अगर रास्ते नहीं है इसके, तो फिर तो रास्ते बनाने पड़ेंगे। और जो लोग हैं भी, वहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, है ना। हम लोग जानते नहीं कि अच्छा कोई साइकोलॉजिस्ट है, काउंसलिंग कर रहा है, थेरेपी चल रही है, कुछ चीज़ें हो रही है। हम खुद में जब उस फील्ड में, हमें आज तक नहीं पता चला। 10 साल हमारे इस फील्ड में कोर्स करते हुए, पढ़ते हुए, हमें नहीं पता चला कि एक भी साइकोलॉजिस्ट से हम टकराए हो। साइकेट्रिस्ट हमने देख लिए, पर साइकोलॉजिस्ट हमें नज़र नहीं आया कि काउंसलिंग होती कैसे, ये नज़र नहीं आया। हम लोगों ने काउंसलिंग सीखी, वो चीज़ समझ में आई, ये अप्लाई कहाँ पे होगी, फील्ड में जाके हम इसको अप्लाई कैसे कर लेंगे। तब जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, ये ऑफर्स हमें मिलने लगे हॉस्पिटल्स की तरफ से, जब कोई इलाहाबाद की तरफ से कि वो नीडी है, उनको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, आप हमारे यहाँ पे आके बैठिए। तो मैंने कहा चलो कहीं से भी स्टार्टिंग हो रही है, चलो करते हैं। मैं उन लोगों के यहाँ पे जाने लग गई। लेकिन वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, मतलब एक इंसान परेशान है, जूझ रहा है, एक कहते हैं ना रोना धोना चल रहा है, उसमें आपको एक पॉजिटिव वाइब्स नहीं मिल रही, एक नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह हम नहीं देख रहे, क्योंकि वहाँ पे सब पेशेंट है और वो एक ट्रॉमा से ऑलरेडी जूझ रहे हैं। तो वहाँ पे हम एक नॉर्मल पॉपुलेशन तक पहुंचे। तो वहाँ से मुझे लगा कि मेरा काम, एक कहते हैं ना प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, मुझे वहाँ पे आना है ना। उसको पार कर ले जाएंगे, कोई डिसऑर्डर में चला गया, वो तो फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, पर हमें उसके पहले हमारा रोल है, और वहाँ पे हमें
काम करना चाहिए। तो आम लोगों के बीच में हम इसको अगर वहाँ पे जाके हम उस सेटअप को हम लगाए तो शायद हम लोग उनसे रिलेट कर पाए और उनकी प्रॉब्लम को समझ पाए। तो आप रूट पे आप जाने की कोशिश रूट पे कर जाने रहे की हैं। बात किया। तो जब हॉस्पिटल में जब आप जाती थी विजिट करने के लिए, जी। तो वहाँ पे उनको पहले से क्या मेंटल डिसऑर्डर होता था या फिर कुछ और नहीं, रीजंस होते थे? उनका ये था कि कुछ उनको भी डॉक्टर्स को भी नहीं समझ में आ रहा है इनको कैसे काम करवाना है। वो बस कह देते हैं कि हाँ इनसे मिल लो उनको वो प्रॉब्लम है कि नहीं है उनको उससे कंसर्न नहीं होता था। तो मतलब किस तरीके की एग्जैक्टली, अगर जैसे कि हम प्रॉब्लम बोले, मतलब वो कि कॉमन प्रॉब्लम में जो भी है कि अगर आप बहुत परेशान हो, रोध हो रहे हो तो चलो इनसे मिल लो, काउंसलर से मिल लो। अच्छा तो कहीं ना कहीं अच्छा। डिसअपॉइंट मैं भी हुई कि हमारे रोल को ये कोई डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहा कि हमें काम क्या करना है। फिर वहाँ पे मैंने इंडिविजुअल अपने आप में कुछ लोग मेरी लाइफ में बहुत अच्छे हैं जिन्होंने मतलब बैक सपोर्ट किया कि आप हमारे यहाँ पे बैठिए, सेंटर पे बैठिए, केसेस आएंगे। फिर उनको था कि आपको अपना स्ट्रगल करना है, आप करिए। फिर तो वो मेरे ऊपर था कि मेरे को कैसे केसेस आने हैं, कैसे क्या है। तो वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू या ऐसे करके लोगों ने मुझसे कनेक्शन रखा। तो अब मेरा ये टारगेट था कि मैं चाहे होम विजिट करूं, चाहे जैसे भी करूं, मुझे लोगों तक पहुंचना है। मेरे पास उस समय एक स्कूटी रहा करती थी, बस स्कूटी का मेरे को आज भी है कि स्कूटी की वजह से मैं 60 किलोमीटर में, अगर किसी ने कहा कि ये केस यहाँ पर है तो मैं उनको देखने वहाँ तक जाती थी। रोज़ मेरी जर्नी रहती थी 60 किलोमीटर में, अपनी ड्राइव करती थी पूरे शहर में, चाहे वो झूसी हो, नैनी हो, जहाँ पे लोग कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे बैठिए, मैं वहाँ पे बैठने के लिए भले 2 घंटे के लिए बैठना हो तो 4-5 सेंटर्स में एक साथ में चला रही थी। सुबह मॉर्निंग से उठ के रात के 10 बजे मैं घर जाती थी। तो मैम ये सब आप मतलब एक मैरिज, मतलब एक हाउस होल्ड को संभालते हुए आप ये सारी चीज़ें कर रही थी? जी, फैमिली थी और सब चीज़ें थी। उस समय मैं अनमैरिड थी बेसिकली। अच्छा। लेकिन ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहती ही है। डेफिनेटली। तो उसके साथ में ये सारी चीज़ें, मुझे बस ये था कि केसेस हैं, लोगों को खुद में नहीं पता, वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो बस वो कनेक्शन मुझे फिट करना था वहाँ पर। मैम बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्रयागराज में बैठे हुए हैं और जी। यहाँ पे कौसाम्बी जुड़ा है, फतेहपुर जुड़ा है, बेसिकली थोड़ा सा रूरल एरिया जुड़ा हुआ है। तो इसी वजह से हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि एनसीआर में सब चीज़ चलती हैं, यहाँ पे नहीं चलती हैं। तो यहाँ पे केसेस आते कैसे हैं, मतलब कॉमन केसेस क्या होते हैं? देखिए यहाँ पे जो केसेस आते हैं, केसेस सब जगह सेम तरीके से आते हैं, बट चूंकि आप पहले से जो हम देख रहे जर्नी में लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लोगों ने एक्सेप्टेंस लेके आए कि भाई हमें ये इश्यूज है। मान लीजिए पहले तो छुप के लोग आते थे, है ना, किसी को पता ना चले कि हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनको है कि नहीं, हम लोगों की आपस में मीटिंग है पर मेरे घर वालों को नहीं पता है। वो उनके पास वो पैसे भी नहीं होते थे, पॉकेट मनी हो या जो भी जोड़ के आते थे, तो हम उस पर फाइनेंशियल चीज़ों पे हम जाते भी नहीं थे। हमारा मेन मोटिव रहता था कि इसकी प्रॉब्लम्स को हमें एनी हाउ सॉल्व करना है। तो उस तरीके से हमने वहाँ पे काम किया। तो वो नॉर्मल पॉपुलेशन, जैसे हम कह सकते हैं कॉलेज के बच्चे हैं, उनके इश्यूज है, इमोशनल इश्यूज है, डिप्रेशन है, ओसीडी है, ये सब केसेस हमने वहाँ पे देखे कि उन लोगों में वो केसेस, फर्स्ट केस मेरा ओसीडी का था। ओसीडी थोड़ा सा हल्का सा आप बता दीजिए। ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है हमारे बाकी डिसऑर्डर्स के तरीके से। ये थोड़ा सा लाइट होता है, लेकिन लाइट की भी स्टेजेस होती है। इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके बहुत से सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा साफ सफाई में, क्लीनिंग में ज़्यादा रहते हैं। रिपीटेशन बहुत होता है हमारे कोई भी एक्ट को लेकर, या कोई भी थॉट आपका लगातार रिपीट कर रहा है, इस तरह की जब वहाँ पे होता है। हम शायद 50 से 100 बार हमने हैंड वॉश किया, या ना, हमने घंटों, हम 8-8 घंटे हम नहा ही रहे हैं तो नहा ही रहे हैं। हम खुद पे सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हैं कि हम सही, मतलब हम साफ़ सुथरे हैं। हम घर की सफाई करने बैठे तो घर की सफाई कर रहे हैं, हम बाथरूम क्लीन करने जा रहे हैं तो हम एक चीज़ क्लीन कर ही रहे हैं। हम अपने आप में सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे कि हम वाकई में हमारा घर या हम साफ़ सुथरे हैं। इवन बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि बाहर से जितना भी मटेरियल आ रहा है वो घर में धुल के फिर अंदर जाएगा। वो बस सर्फ का पैकेट ला रहे हैं, वो धुलेंगे फिर वो अंदर जाएगा। उनको लग रहा है यहाँ पे ये चीज़ रख दी, अब ये भी आपकी खराब हो गई। तो ये चीज़ तो मेरे काफ़ी, मतलब कि हम जानते हैं काफ़ी लोग को, वो लोग ऐसे है, तो मतलब कि उनको खुद भी नहीं पता, यानी कि उनको खुद में भी नहीं पता कि ये कोई बीमारी है। लोगों को कई बार होता है कि ये लोग बहुत सफाई पसंद लोग हैं और बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, तो इसलिए हम लोग भी उनको केयर करते हैं, भैया हाँ भाई इनके घर जाओगे तो भैया साफ सुथरे ढंग से। तो ऐसे लोग को जब, जैसे कि मान लीजिए मेरे कोई जान पहचान में जो बहुत सफाई रखते हैं कि हर तरीके से हर चीज़ एकदम साफ, अरे ये छू गया, अरे अब हटाओ साफ करो, तो
जब उनको खुद ही नहीं पता कि वो बीमारी है, तो फिर वो आपके पास मतलब कि वो कैसे वो समझे कि वो जब ये बीमारी है ओसीडी वाली, और देखिए, फिर आपके पास कैसे आएगी? जब वो बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो जाते हो कि कोई आसान चीज़ नहीं है, वो भी परेशान हो रहे हैं, उनको कोई शौक नहीं है ना सफाई करने का, उनको उलझन हो रही है, घबराहट हो रही है, वो हाथ नहीं धुल पा रहे हैं तो उनको उलझन होने लग जा रही है, वो अपने आप को बहुत रोक रहे हैं कि पर बार बार याद आ रहा है कि नहीं तुमने हाथ नहीं धुला है, इससे ये चीज़ खराब हो गई, यहाँ पे तुम बैठोगे तो ये चीज़ गंदी हो जाएगी, ऐसे ऐसे थॉट्स उनको लगातार परेशान कर रहे हैं। तो उससे इतना तो समझ में आ रहा है कि ऐसे नॉर्मल आदमी तो नहीं सोचता, और हम ही इस पे हम सारे काम छोड़कर हम यही बैठ के हम कर रहे हैं। तो उससे वो उसको जब बहुत ज़्यादा उलझन होती है तो उसको डिप्रेस भी होने लगता है, वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है कि भाई एबनॉर्मल बिहेवियर उसके अपने स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पर। तो फैमिली वालों को भी लगता है कि नहीं आपको कहीं ना कहीं वो भी साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, या फिर उनको अगर पता है तो हमारे पास भी लेके आते हैं। तो ये उस तरीके से सर्च आउट होता है जब हम उनको बताते तो हैं ये कि कैसे issues है। समझ में आता है कि आपने जैसे बोला साइकेट्रिस्ट, तो ये कैसे हाँ। समझ में आता है कि हम या तो साइकेट्रिस्ट के पास जाए या फिर देखिए साइकोलॉजिस्ट के पास? बेसिकली तो साइकेट्रिस्ट के पास ही लोग जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास कम कम। ही आ जाते हैं। हम्म, कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले साइकोलॉजिस्ट के पास आइए, वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं, हम उसको असेसमेंट पूरा हम करते हैं, देन हमें लगता है कि यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास भेजना है तो हम आप, क्योंकि वो मेडिकेशन ग्राउंड है, वो पूरा मेडिकेशन ग्राउंड है। साइकेट्रिस्ट मतलब वो पूरा एमडी और ये आपका मास्टर्स करके आप आ रहे हैं, आप पीजी करके आ रहे हैं, एक्सपर्ट है आप साइकेट्री वो में, प्रॉपर एमबीबीएस वो की है। प्रॉपर एमबीबीएस करके वहाँ पे वो मेडिसिन ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो काउंसलिंग और बाकी चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। हाँ ये है, बहुत से डॉक्टर्स को देखा है वो काउंसलिंग भी देने की कोशिश करते हैं, पर वो काउंसलिंग एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर वो वही बंदा फॉलो कर सकता है जो इस फील्ड का है। तो वहाँ पे ये चीज़ है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है या काउंसलर है, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट समझते हुए, असेसमेंट करते हुए, डायग्नोसिस देखते हुए, फिर उसमें थेरेपी का ग्राउंड है या उसमें मेडिसिन का ये लेवल है कि उसको समझते हुए उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। जहाँ पे उनका रोल होता है उसको वैसे हील कर रहे हैं, साइकेट्रिस्ट का है तो वैसे रिफ़र कर देते हैं। वो फर्स्ट और 2-3 सेशंस में ये चीज़ें क्लियर हो जाती है कि उनको जी। किस तरह बेसिकली सिम्टम्स पहचानना बहुत जरूरी जी होता है उसमें, जी क्योंकि एक मिडिल क्लास में होता है ना कि बच्चा कुछ करता भी है, चला अरे 2 थप्पड़ मारो सही हो जाएगा, सब नाटक है, बिल्कुल या बिल्कुल कुछ होता है बिल्कुल। बहुत कुछ, कोई एक एडल्ट कुछ कर रहा है, अरे शादी कर, लोग बोलते हैं अरे शादी करवा दो सुधर जाएगा। लोग ये नहीं जानते कि ये डिप्रेशन है या एंजाइटी है, क्योंकि इलाहाबाद में कोई सच में ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल, इलाहाबाद ही नहीं कहेंगे, जितने भी सिटीज़ हैं अवेयरनेस इस मामले में है ही नहीं। अभी हम दिल्ली भी हम जाते हैं काम से, वहाँ पे भी अगर हम अपने आप में बताते हैं तो लोगों को क्रेज़ होता है, लोग हमें बहुत स्पेशली अलग ही ट्रीट करते हैं, अरे आपका तो ये वो खुद में अगर बोले कि आपको ये पता है तो वो कहते हैं अच्छा आप लोग किसका इलाज करते हैं, आप लोग मतलब दवाइयाँ भी देते हैं। मतलब एक पढ़े लिखे लिटरेट लोग जो दुनिया घूम के आ रहे हैं, है ना, एक अलग पोजीशन पे हैं, वो अगर हमें कह रहे हैं कि अच्छा काउंसलिंग में आप करते क्या हो, तो हम वहाँ पे हम सिर्फ मुस्कुरा के हम छोड़ देते कि हम क्या बताएं। अब आपको अगर बताना पड़े तो फिर एक एवरेज जो पॉपुलेशन है उसको तो फिर अलग बात है उसकी सोच। तो मैम अगर हम इलाहाबाद को अगर लेके चले इस समय, तो जी। प्रयागराज में आपके पास किस तरीके के केसेस सबसे ज़्यादा आते हैं? मतलब कि स्टूडेंट के जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन किया है, आपने हमें बताया था कि हर एक एज के आते हैं, जी लेकिन फिर भी अगर हम आपसे पूछे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कि स्टूडेंट्स ही आते हैं या फिर मिडिल एज वाले आते हैं, और उनका रीज़न क्या होता है? अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका डिप्रेशन का रीज़न कि आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है एक रिलेशनशिप्स वाली जो चीज़ें चल रही है, या फिर अगर पति पत्नी की बात करें तो मेंटल हैरेसमेंट या मतलब डिवोर्स और इन सब चीज़ें जो आपसी रिश्ते अच्छे नहीं है, मेनली क्या रिलेशनशिप्स से रिलेटेड होते हैं या किसी देखिए और चीज़ से? हमारे पास ना रिलेशनशिप वाले जो हैं जितने भी हैं, वो लोग, उन लोगों को लगता है कि ये चीज़ें अब पर्सनल है, तो वो पर्सनल लेके वो बहुत ज़्यादा उसको बहुत, थेरेपी नहीं लेते? हाँ, थेरेपी की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि वो दो लोगों के बीच के रिलेशन का मामला होता है, एक राजी है तो दूसरा राजी नहीं है, है ना। तो इस चक्कर में आधी मामले, चाहे वो मैरिटल केस हो या टीनेज केस हो। रिलेशनशिप के हों, तो उसमें अक्सर फंस जाते हैं। प्रॉपर ब्रेकअप हो गया है तब वहाँ पे आएंगे कि भैया हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकालो। हम कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उसके लिए भी एडवाइस वो नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
हाँ कंफ्यूज है तो अलग बात है, लेकिन जैसा आपने बोला कि हमारे पास केसेस किस तरीके से आते हैं, किस यूथ वाले जितने हैं हमारे, अगर हम देखें कॉलेज लाइफ के सिनेरियो के अगर हम उठा के देखें तो वो उस तरीके के बच्चे ज़्यादा आते हो कि कहीं ना कहीं एजुकेशन करियर ओरिएंटेड है पर बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, प्रॉपर समझ में ही नहीं आ रहा कि हमें अब अपनी लाइफ को कैसे हैंडल करना है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, उसमें रिलेशनशिप भी आ जाता है, उसमें उनके डिप्रेशन वाले फीचर्स भी दिखाई देते हैं, ओसीडी भी उसमें हमें दिखाई दे जाती है। तो यूथ में सबसे ज़्यादा हमने केसेस देखा, और सबसे बड़ी इस समय जो दिक्कतें आ रही है वो ओवर थिंकिंग को लेके आ रही है। 24 घंटे हमारे दिमाग में बस चीज़ें चलती रहती है, हम ओवर थिंक बहुत करते हैं। ये वाला मैटर इस समय प्रेजेंट आफ्टर कोरोना ये चीज़ बहुत ज़्यादा आने लग गया, जब सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। तो ओवर थिंक से आपका क्या मतलब है? मतलब कि बच्चे जैसे कि मानिए कि हम आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मैम हम आजकल अपने करियर को लेके बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं कि हमें क्या करियर लाइफ चूज़ करनी चाहिए। तो मतलब कि अगर जैसे हम ये नहीं समझ पा रहे कि कोई ओवर थिंक करता है तो वो कोई किसी काउंसलर के पास जाके उसको किस तरीके से हेल्प मिलेगी? देखिए यहाँ पे ओवर थिंक करने के लिए एक पॉजिटिव वे है और एक उसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। पॉजिटिव ये है कि अगर जैसे आपने बोला कि करियर को लेके हम ओवर थिंक कर रहे हैं, करियर मतलब एक रियल फॉर्म में हम सोच रहे हैं हाँ। और उसको स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, उस पर आगे चलना है। ये हमारा एक लॉजिकल हमारी थिंकिंग है ना, कि हमें सोचना चाहिए और उस पर हमें अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, हमें अप्लाइड पार्ट दिखाना है ना, तो वो तो आपका पॉजिटिव है। लेकिन एक होता है ओवर थिंक जिसमें इरैशनल इलॉजिकल थॉट्स बस आपके चल रहे हैं, वो किसी भी तरीके के थॉट्स हो सकते हैं, बेसिक फेल हो जाएंगे तो क्या, पास हो जाएंगे कुछ भी तो नेगेटिव थिंकिंग उसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाती है। आपके अंदर घबराहट, बेचैनी, रात में नींद ना आना, उलझन होना, स्ट्रेस बढ़ जाना, ओवरलोडिंग, जैसे एक प्रेशर आ रहा है अंदर, प्रेशर आप फील कर रहे हो, ये चीजें बहुत बढ़ जाती है। आपको लगी ना प्रेशर किस बात का है ना, वहाँ पे आपका करियर या बाकी चीजों पे जो जेन्युइन हमारे होते जो हैं, होने क्यूरियस चाहिए, होते हैं, उस पे चीजें नहीं जा रही। ये इरैशनल होता है, निगेटिव होता है, और ये लगातार आप जैसे हमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में लग रहा है, मतलब अपने आप को हम बहुत गिल्ट में, निगेटिव हम अंडर फीडबैक दे रहे कॉन्फिडेंट होते चले हैं, जाते हैं। फीडबैक, हाँ अंडर कॉन्फिडेंस में हम चले आते हैं, नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं कि पुराने पास्ट को हम खंगालना शुरू कर देते हैं कि मुझे ऐसा कहा था, पापा ने मुझे ये बोला था, उसको नहीं बोला था, मतलब फिर मैं वहाँ से एक एनालिसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मुझे एक डिफरेंस हम देखने लगते हैं, भाई मेरे साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं, पता नहीं कुछ भी, जबकि सब कुछ हो सकता है रियल वर्ल्ड में, बहुत आम अच्छा। चीजें हो, सामान्य बेसिकली हो। उस गोल को पाने के लिए एफर्ट कम कर रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं हाँ चीज़ों के लिए। हाँ, मतलब एक्शंस नहीं है, बस वो सोच के ही बस अपना समय सोच बर्बाद के करे जा रहे हैं। assume करके इमेजिनेशन अपनी इतनी बढ़ा डालते हैं, और उससे अपने आप को फीडबैक देते हैं कि देखो मेरी लाइफ में कल चल क्या रहा है, उससे परेशान हो जाते हैं। तो मैम आप मतलब कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो जनरली उसे कितना टाइम लगता है आपसे, मतलब कि अगर वो कंसल्ट कर रहा है तो उसे सही होने कम में? से कम 3 से 4 सेशंस हमारे लग जाते हैं उनको हील करते हुए, उस फेज से निकालने में। फिर हम उनको फॉलोअप में छोड़ते हैं कि कोई दिक्कतें होती हैं तो आप फिर से हमारे पास आइए, पर हम इतना उनको कैपेबल बना देते हैं सारी चीज़ों को समझाते हुए कि अब आपको अब कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्किल्स को कैसे कंट्रोल करना है, आपको अपने आप में अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करना है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको आपको कैसे पॉजिटिव की तरह कन्वर्ट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज है, स्किल्स है, ये इन लोगों के अंदर हम डाल देते हैं कि उनको आगे दिक्कतें ना आए, अपने आप ही वो इतने कैपेबल हो जाए कि हम तक पहुंचने की जरूरत ना पड़े। मतलब ये चीज़ तो काफ़ी एक्चुअल में काफ़ी सुने, क्योंकि मेरे दोस्त लोग भी है, उन लोग का खुद रहता है कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, भले ही मतलब कि सोल्यूशन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मतलब हमें जनरली हमने देखा है रास्ता एकदम सीधा होता है, लेकिन हम जानबूझ के उसको ना उसमें खुद ही हम कांटे डाल देते हैं, तो वही वाली चीज़ होती जाती है। मैम एक सवाल आपसे और पूछना था कि हम जैसे कि मेरी अभी एज 26 है, ठीक है, अब मेरे साथ वाले भी दोस्त लोग होते हैं, तो हम जनरली देखिए वो लोग बाहर अभी मतलब कि हम तो, मेरा तो वर्क फ्रॉम होम मेरा रिमोटली चलता है, लेकिन वो लोग बाहर से काम कर रहे हैं। अब उनके जो पेरेंट्स है वो परेशान इस चीज़ को लेके होते हैं कि मेरा बच्चा तो हमें छोड़ के बाहर चला गया, और वो बच्चा घर पे कभी होली होती है, दिवाली होती है। अब इलाहाबाद में जनरली जो लोग बाहर एनसीआर बैंगलोर इधर चले जाते हैं, आईटी, हम मेजरली आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो बाहर चले जाते हैं वो चले गए। अब उनके पेरेंट्स परेशान होते हैं कि हम बच्चा आ ही नहीं रहा है मिलने से, और वो रोते हैं
मतलब लिटरली वो रोते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हैं, वो एक साइड से वो सारी खुशियाँ छोड़ देते हैं। बिल्कुल। तो क्या इस तरीके के केसेस भी आपके पास और आते अगर हैं? वो कहीं नहीं बिल्कुल, जा अगर वो कहीं नहीं जाता है, घर में रहता है, तो तब भी भी घर वाले परेशान। परेशान होते हैं कि कुछ कर नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, तो बिल्कुल। इसका नकारा सॉल्यूशन हो क्या गया। है? ये है, पेरेंट्स हैं, हमारी नज़र में भी हैं और हमारे क्लाइंट भी इससे परेशान है कि वो वर्क फ्रॉम होम जैसा आप कर रहे हो कि हम घर में बैठ के हम काम कर रहे हैं, पर घर वालों को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम काम कर रहे हैं, और वो पोक करते हैं, कुछ देख लो और अच्छी कोई जॉब देख लो, है ना। उनको वो जो फिजिकली हम कहीं इन्वॉल्व होते हैं ना, उनको लगता है ना हम घर वाले आसपास सब बताएंगे हमारा बच्चा क्या कर रहा है, वो बता भी नहीं पाते मेरा बच्चा क्या कर रहा है। दिन भर लैपटॉप लेके बैठा रहता है, अब पता नहीं उसका क्या चल रहा है। अब लैपटॉप में तो बहुत कुछ हो रहा है ना, तो अब आप जॉब भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या पता चल रहा है। तो उनको एक इनसिक्योरिटी हो जाती है ना। उनको लगता है कि हमारी जो बच्चे हैं वो आम बच्चों की तरह नहीं है। हम अपने सोसाइटी में जाके या अपने नेबर्स या रिलेशन में जाके हम क्या कहेंगे, मेरा बच्चा क्या कर रहा है ना। एक उनके पास में एक चीज़ आती है कि हाँ ये इतना पैकेज है उसका, तो उस पे तो वो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं अच्छा पैकेज पे काम कर लो, अंदर क्या है, काम क्या कर रहा है उससे उससे उस कोई पे मतलब मत नहीं है। जाओ। तो वहाँ पे उन लोगों का ये है, देखिए पुराना एक स्टिग्मा जो हमारा चल रहा है कि भाई जॉब कैसे की जाती है, 10 से 12, 9 से 9 से 5, 6 है ना, 9 से 6, ऐसे हमारा एक जॉब हमारी चल रही है। लेकिन वहाँ पे अगर हमारे बच्चे फिट नहीं बैठ रहे तो लग रहा है समथिंग कुछ Going रॉन्ग wrong. है। ठीक, यहाँ पे भी वो परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं कि भाई डिसपॉइंट हो रहे हैं अपने बच्चों से, शायद बेटर नहीं कर रहे वो लोग। हमने उनको आईटी सेक्टर में भेजा फिर भी गलत हो गया, मतलब उनको घर में ही हमें देखना पड़ रहा है। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं कि इस समय टेक्निकली चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं, वर्क बढ़ गए हैं, वो उस लेवल तक समझ नहीं पा रहे। ये उनकी एक कमी है, या कम्युनिकेशन, जब बच्चे कम्युनिकेशन और गैप है पेरेंट्स का। के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ट्रांसपेरेंसीज नहीं हो रही है, अपने वर्क के बारे में हम उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी नॉलेज कहाँ से बढ़ेगी। तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। उसी तरीके से दिक्कतें हमारी जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अब आप बाहर जाने का देखिए, 9-10 से बच्चे कोचिंग और कोटा और इस तरह स्टडी करने के लिए चले जाते हैं, प्रिपरेशन करने के लिए निकल जाते हैं, और प्रिपरेशन करके कंपटीशन करके कहीं ना कहीं वो सेट हो जाते हैं कॉलेज में। कॉलेज से ही कैंपस सिलेक्शन हो जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि वो शायद बच्चा जब 14-15 साल का है तभी से वो बाहर है, उसकी भी एक लाइफ स्टाइल हो गई बाहर रहने की। अब उसके लिए घर अपने आप में बंदिशों वाला हो गया। 4 दिन तो ओके, पर उसको लगे 1 महीना यहाँ पे रहना, तो भाई उसका अपना लाइफ ही नहीं है वहाँ पर, है ना। तो वो एक बहुत ड्रॉबैक हमारे पेरेंट्स की तरफ से भी आ रहा है, बच्चों की तरफ से भी आ रहा है। ऐसे में पेरेंट्स के पास कुछ काम नहीं हो कि उन्होंने क्या किया है, अपनी लाइफ पूरी, जैसे बच्चा उनका आया दुनिया में, उनकी पूरी एम ही हो गई बच्चे के लिए, उसके इर्द गिर्द ही उनके काम चल रहे हैं, उसी की पूरी परवरिश, बेटा पढ़ो, तुम बैठ के बस पढ़ो, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। अब बच्चा ही नहीं है तो काम किसके लिए करें वो, है ना। उन एकदम से खाली हो जाते हैं, तो वो लोनलीनेस, उनको लगता है कि अब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। ऐसे में ये चीज़ होनी चाहिए कि एक उनको भी एक सही टाइम पे 40 या 45 के अराउंड वो फ्री हो गए हैं, 50 के अराउंड फ्री हो गए हैं, तो उन्होंने एक टाइम तो पूरा अपने बच्चों की तरफ दे दिया, है ना, पूरा वो डेडिकेशन उनका वहाँ पे चला गया। अब वो अपने लिए जी सकते हैं, है ना। अब ये स्टार्टिंग है, सेकंड इनिंग उनकी लाइफ की स्टार्ट हुई है, जिसमें वो खुद की लाइफ एक्चुअली जी सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो उनकी पेंडिंग हो गई थी, उनके इंटरेस्ट, उनकी हॉबीज़, उनके खुद के जो वर्क, अगर जॉब करने वाली अगर कोई लेडी है उसने ब्रेक ले लिया है तो वो जॉब में फिर से वापस जा सकती हैं। अपनी जो जितनी भी उनकी सर्कल है, सोसाइटी है, उनके साथ में वो जुड़ सकते हैं, है ना। उनके साथ वो गैदरिंग्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो अच्छा खासा उनको, और पूरी दुनिया घूमने के लिए हर जगह पे कहीं पे भी जाओ, अब वो लायबिलिटीज़ नहीं है कि बच्चों को देखना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि आपके बच्चे स्मार्ट है, इंडिपेंडेंट हो गए और आपको फ्री कर दिया। आप अपनी दुनिया, उस समय भाई एक समय हमारे टाइम पे अगर देखिए 60-70 तक हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ही लगे पड़े, ज्वाइंट फैमिली है तो लगे ही पड़े हैं, फिर भैया नाती पोते उसमें लग गए। अब तो वो सीन ही ख़त्म हो गया। अब आपकी एक लाइफ, एक बड़ी बहुत अच्छी खासी एक 50% लाइफ आपके सामने पड़ी है और आप उसको एंजॉय कर सकते हो, अपने हिसाब से जी सकते हो,
अपनी कैपेबिलिटी को एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, अपनी रिकग्निशन आप सोसाइटी में बना सकते हो। और यकीन मानिए कि बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को एक सेकंड इनिंग की तरह लिया है और उसमें आगे बढ़ रहे हैं वो लोग, है ना, और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ। किटी पार्टीज और डांस वांस जितने उनके शौक हैं, सब पूरे कर रहे हैं। सोशल गैदरिंग, सब में वो हमेशा दिखाई देंगे। कुछ नहीं है तो फेसबुक और इन सब में अपनी रील्स बनाने में इन्वॉल्व हो गए। तो एक है उनकी एक एंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन हाँ वहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी कैपेबिलिटीज बिल्कुल कहते हैं ना कि हम यूज़ ही नहीं कर पाए, अब हमारे हेजिटेशन अब कौन करेगा। वहाँ पे दिक्कतें होती हैं और वो हम लोग फिर काउंसलिंग के थ्रू उनके अंदर सर्च कर रहे होते हैं जो वो सप्रेस हो गए हैं, जो इमोशंस, जो जो हॉबीज, उनके अपने सेल्फ नीड्स हैं, हम्म। उसको बाहर निकाल के उन चीज़ों पे हम वर्क करते हैं, उन स्किल्स पे हम वर्क करते हैं और उनको बाहर की दुनिया की तरफ हम लेके जाने की बात करते हैं कि आप टहलिए, घूमिए, कुछ नहीं है तो स्पिरिचुअल वर्ड है, वो आपको जहाँ हाँ पे हाँ, भी जाना भक्ति है। है, काफी बिल्कुल, चीजें। देखिए पुराने अध्यात्म में भी ये चीज़ें थी जो हम लोगों को कहा गया ना कि चारों धाम की यात्रा करिए, हाँ। है ना, टाइम टू टाइम आप करते रहिए। वो इसीलिए ये चीज़ें बनाई गई थी। वहाँ पे भी एक साइकोलॉजिकल पार्ट था कि आप इस बहाने घर से निकलोगे, चारों धाम को आप देख लीजिए, तो एक कहाँ है, एक नीचे है, तो दाएं बाएं, तो इस बहाने आप पूरे भारत का भ्रमण तो कर लोगे, घूमोगे। वरना तो जो सिनेरियो हमारे यहाँ पे चल रहा था, तो लेडीज घर से बाहर ही नहीं निकल रही हैं, बिना रीजन के कोई। वो एक ही जहाँ पे आई हैं शादी के बाद, जहाँ टिक गई वहीं पे से ही उनको जाना है, जो हमारे यहाँ पे है ना, कि भैया यही से तुम्हारी अर्थी जाएगी। तो इसके अलावा उसका कुछ है नहीं। उसमें है भाई कहीं पे शादी ब्याह में जाना है तो वहाँ पे वो चली जाती है, तो इतने से ज़्यादा उसका कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ धर्म या पूजा पाठ, कहीं अभी जैसे कुंभ हुआ तो वही चले आ रहे हैं, सब यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में उनका घूमना भी हो जाता है और उनको साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है कि हाँ भैया हम भी घूम रहे हैं। बट मैम यहाँ पे एक सवाल मेरा ये उठता है, मतलब आपने एक सोल्यूशन एक बहुत अच्छा दिया कि जितने पेरेंट्स होते हैं उनको सोशल एक्टिविटी में एंगेज करना चाहिए, उन्हें अपनी हॉबीज और हर चीज़ को बेसिकली अपनी ज़िंदगी अब जीनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की परवरिश उन्होंने तमाम रूप से अच्छा और बहुत अच्छे से कर दी। लेकिन एक दूसरा पहलू उसका ये होता है कि कुछ पेरेंट्स इस एज तक आते हो कि 50 तक वो लोग पहुंच जाते हैं जब उनके बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, 45-50 तक। अब उनकी खुद की फिजिकल हेल्थ आ जाती है कि अब वो हेल्थ इश्यूज है, मान लीजिए किसी की कमर में दिक्कत है, किसी के पैर में दिक्कत है, घुटनों में दिक्कत है, तो वो पेरेंट्स फिर क्या सोचते हैं कि हमने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया सारी चीज़ की और अब वो बाहर चला गया, अब उसको तो मेरी ना सेवा से मतलब है, और अगर बहू आ भी गई तो बहू बाहर रहेगी, बहू से तो उम्मीद वैसे भी इतनी नहीं कर पाते और बेटे से हाथ धो बैठे। या अगर हम दूसरे तरफ से करें तो बेटी बाहर चली गई और दामाद भी उनके साथ ही, वो तो उस तरीके से जाएगी भी नहीं। तो जो पेरेंट्स फिजिकली इतने ज़्यादा है या मेंटली उतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि हम निकल सके, उनके लिए आपकी क्या राय होगी? देखिए यहाँ पे तो ये अंडरस्टूड है कि बच्चों को इतना फिर ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, वो उनको एफर्ट्स लगाने चाहिए टाइम टू टाइम, या तो उनको अपने साथ रखिए या उनके पास कोई ना कोई जगह, 2 बच्चे हैं तो अल्टरनेटिव टाइम उनके साथ स्पेंड करें वो लोग, है ना, टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। देखिए एक समय था कि हाँ हम 50+ में आके हम कहते हैं कि ये सब खत्म हो गया, इस समय तो बहुत हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, है ना, उसमें भी आदमी फंसने लगता है 30 के बाद से, है ना, तो ऐसे में उसको लगता है अब हमारे साथ इश्यूज आ रहे हैं। ये बहुत सही समय है, अब जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, मैं उन्हीं पेरेंट्स को ये ज़रूर कहना चाहूँगी आप लोगों के माध्यम से कि अब दुनिया बदल रही है, आपका माइंडसेट भी उसके साथ बदलना ज़रूरी है। जो जनरेशन चल रही है अब उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, ये आपको उसके साथ देना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आप वो एक्सपेक्टेशन पुराने तरीके से नहीं रख सकते हो बच्चों से, क्योंकि आपके भी ड्रीम थे मेरा बच्चा दुनिया घूमे, है ना, उसके अचीवमेंट्स यहाँ तक जाए, आप देखोगे अच्छा लगे, क्योंकि आप चाहते हो कि हम वहीं पे रुक गए, मेरा बच्चा नहीं रुकना चाहिए। आपने ये सोच के अपने ड्रीम्स वहाँ पे फुलफिल करने के लिए उनके ऊपर पूरा एफर्ट्स लगा डाला। आज वो दुनिया घूम रहे हैं, आज वो अचीवमेंट्स ले रहे हैं, आज वो करियर ओरिएंटेड है, आज वो एडवांस कल्चर को अडॉप्ट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी वजह से कर पा रहे हैं। तो आपको भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा कि हम ही ने तो वो परवरिश दी है ना उनको कि ऐसे बनो। वो आपके पास आके रह जाएंगे तो तुम्हें फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, अरे यार दुनिया कहाँ जा रही है और मेरा बच्चा यहाँ है। तो ऐसे में आप भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करो कि
हम अब 50 वाली स्टेज नहीं है, अब 50 में रिटायरमेंट, 60 में रिटायरमेंट अब नहीं है। वो एक नई शुरुआत लाइफ की, उसको उस माध्यम से हमें सोचना चाहिए, उस तरीके से सोचना चाहिए कि वो अपने आप को एक नई मतलब एक नई जर्नी के लिए अपने आप को तैयार कर। सारी फिजिकल आपकी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसके बहुत आसानी से ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, उनको भी अगर आप कंटिन्यू मेंटेन करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को भी आप चेंज करने के लिए एक स्टार्टिंग कर सकते हो। बाकी यहाँ पे उन बच्चों को हम कहना चाहेंगे कि हाँ, वो बच्चे अपने पेरेंट्स को भी एक इंटरटेन करे, उन पे ध्यान दे, उन पे फोकस करे, टाइम टू टाइम उनसे बातचीत करे, इरिटेट ना करें कि भैया आपसे कितनी बात करें, हमारे पास टाइम ही नहीं रहता है। कम्युनिकेशंस बराबर अगर रखते जाएंगे, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें आज हमारे सामने है तो आप वीडियो कॉल करके और हर तरीके से आप अटैच रह सकते हो, तो अटैच रहो। उनको ये फील ना हो, कम से कम वो सुबह शाम यही वेट करते हैं कि शाम में बच्चे से बात करनी है, दिन भर हमने क्या किया, उनसे क्या सुनना है, वो सब हमने सुना, तो वो कनेक्शन मेंटेन रहता है। वो फाउंडेशन नहीं वहाँ पे लागू होती कि भाई हम एक कोने में पड़े हुए हैं और बच्चे का अतई पता नहीं है ना। एक समय तक बच्चे बड़े बड़े खुशी खुशी उनको केयर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब अपनी दुनिया में मस्त होने लगते हैं तो उनके लिए वही चीज़, तो उसमें अगर उन्होंने गलत शब्दों का यूज़ कर दिया, उनको अरे आप लोग क्या है, आप लोगों से ही बात करना है, इतना हमारे पास टाइम है। अब आप एक पार्टी कर सकते हो, है ना, आप सैटरडे नाइट कर सकते हो, तो एक बात करने के लिए आप इमोशनल केयर नहीं कर रहे हो, फिर आप वहाँ पे इमोशनल केयर की ज़रूरत है। अगर आप इमोशनल केयर करते रहेंगे अपने पेरेंट्स की, तो उनको ये चीज़ फील नहीं होगी कि मेरे बच्चे मेरे से दूर है, ये बात आएगी ही नहीं वहाँ पर। वो इमोशनल केयर और इमोशनल बॉन्डिंग नहीं आप ब्रेक कर, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, वो एडजस्ट कर ले जाएंगे। आपने भी एक वर्ड यूज़ किया, परवरिश। तो क्या ये जो लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में जो लोग जा रहे हैं, क्या उनमें परवरिश का कोई फ़र्क होता है कि मतलब जैसे ये कोई ये दिल से कमज़ोर है तो वो परवरिश की वजह से है कि बचपन से उसको कमज़ोर तरीके से पाला गया, बहुत नाजुक तरीके से पाला गया है, और कुछ लोगों को कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी फ़र्क पड़ने लगता है छोटी छोटी चीज़ों पे, तो इससे परवरिश, और करंट में जो परवरिश चल रही है, जैसे बच्चे जो आजकल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, रील बना रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करंट में कैसा चल रहा है कि ये सही चल रहा है, डायरेक्शन यही होना चाहिए कि कुछ चेंजेस आने चाहिए इसमें? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मैं खुद आप लोगों के थ्रू ये कहना चाहूँगी, ये जो हमारी अपब्रिंगिंग है, परवरिश है, ये समय कंफ्यूज ज़्यादा है। इनको एक्चुअली नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हमें अपने बच्चों को परवरिश देनी चाहिए। पुराना कल्चर लाते हैं तो बच्चे उस हिसाब से सेट नहीं होंगे, उनके हिसाब से चलते हैं तो बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन है, उनको हम मेंटेन नहीं कर पाए तो बहुत डिसबैलेंस है। हम अपने आप में देखते हैं कि हमने बहुत बचपन से, हमने बड़ी लायबिलिटीज़ रही बचपन से, हम काम भी कर रहे हैं, पढ़ना भी पड़ता है, तो भाई हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश नहीं देंगे। उनको पढ़ना है, उनको बचपन से नर्सरी है, एडमिशन की भी इस तरह दिक्कतें हुई, नर्सरी में बच्चा जा रहा है पर हम टेंशन में है कि बच्चे का एग्जाम दिलवाना है, फेल ना हो जाए। अगर आप लोग अपनी लाइफ देखेंगे तो वहाँ देखेंगे नर्सरी या 5th तक तो शायद मतलब पेरेंट्स ने देखा भी नहीं होगा हमारे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, क्या है, पढ़ना आता है, हल्का फुल्का चेक कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, बस एडमिशन करवा दिया, फीस जमा करवा दी, बाकी बच्चे की अपने एक नेचुरल जो आपकी परवरिश हो रही है उस हिसाब से वो कर रहे हैं। जहाँ पे उनको एथिकल वैल्यूज सिखाने हैं या सोशल एटिकेट सिखाने हैं, वहाँ पे वो सिखा रहे हैं। इतना था प्रैक्टिकल नॉलेज उनको दी जा रही है, भैया आप स्पोर्ट्स भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सब जगह पे फिजिकली और मेंटली कहीं ना कहीं हम उनको वो सारे स्ट्रेंथ दे रहे थे, स्किल्स डेवलप कर रहे थे। बट इस समय पे क्या हो रहा है कि हम एक पैम्पर्ड चाइल्ड बना रहे हैं बच्चों को, कि उसको बस बैठ के खाना है, वो खाना क्या है, वो भी हम स्पून चाइल्ड है ना, कि हमने खुद से उसको खाना खिलाना। 8 साल का 10 साल का बच्चा है फिर भी हम उसको बैठ के हम खिला रहे हैं, और हमें इस बात का टेंशन है कि ये पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो भैया हम ही ने उसका होमवर्क कर दिया, हम ही ने उसको उसकी सारे क्राफ्ट या जो भी उसको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं हम बना रहे हैं, हम उसके खुद की स्किल्स पे हम डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है इसका चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मदर्स भी बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो गई हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो, नहीं होना चाहिए। वो दूसरे के बच्चों को कुछ भी कह देंगी, पर अपने बच्चों को कुछ नहीं कहेंगी, उसको कहेंगी तुम्हें उसको थप्पड़ मारना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना। गलत तरीके से आप उसको परवरिश दे रहे हो। आप वहाँ पे सॉरी नहीं बोलना सिखा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं करवाना सिखा रहे हो दो बच्चों के बीच में। आप खुद में दो मदर्स आपस में लड़ बैठेंगे कि भाई तुम्हारे बच्चे ने दिक्कत की, बच्चों के लिए, और बच्चे बराबर जाके खेल रहे हैं कहीं पर जाके,
है ना। और उनको कहते हैं कल से इस बच्चे के साथ नहीं खेलना, वो दूसरे दिन फिर खेलने लग जा रहे हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, और घर में पता चला उस बच्चे की को इसलिए डांट रहे हैं कि तुमने उससे बात कैसे कर ली, क्योंकि उनका ईगो वहाँ पे चला गया। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पर कि हम कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं कि नहीं, बच्चे को अब आप सिर्फ फिजिकली उनको उठने तक नहीं देते, वो सिर्फ बैठ के पढ़ रहे हैं या कुछ भी, उनको कुछ ना कुछ एक्ट दे दिया, बहुत है गिटार बजा चलाने चले जाओ, डांस कर लो, इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रहे हैं। पर घर के अंदर वो या तो खेल रहा है या सो रहा है या बस लैपटॉप यूज कर रहा है, मोबाइल, टेबल पे खाना, आईपैड। इस छोटे से बच्चों को आईपैड दे रहे हैं कि भैया हाँ, कि हमारा बच्चा जब तक टीवी नहीं देखेगा, कभी लैपटॉप नहीं उसके सामने खुलेगा, मोबाइल नहीं देखेगा, तो खाना नहीं खाएगा। 1 साल के बच्चे को आप है ना मोबाइल रख के आप खाना खिलाने लगते हो, वहाँ पे हमारी भी एक थोड़ी सी सेल्फिशनेस होती है कि हम इस बहाने हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चा इन्वॉल्व है ना, खाना खा लेगा या सो जाएगा या कुछ भी उसमें घुसा रहेगा, और हम फटाफट अपने काम निपटा लेंगे, ठीक है। और हमने उनकी चॉइसेस को इम्पोर्टेंस दे दिया कि आपको क्या खाना है। उनके हिसाब से हम 10 तरीके का खाना बनाने लगे। अब पता चला जो मदर है वो 24 घंटे किचन में दिख रही है, वो हर एक चीज़ वो उसको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे ने डिमांड की तो मैं तो उसको बना के दूंगी, है ना, और बना के दूंगी, नहीं तो लाऊंगी या ऑर्डर करवाऊंगी, कुछ भी कराएंगे। बच्चे ने ये चीज़ मांगी है तो उसको मुझे देना है, नहीं देगी तो उसको उसके अंदर गिल्ट आ जाएगा कि मैं अच्छी परवरिश नहीं कर रही हूँ क्या बच्चे की। तो वो उसको रफ टफ बनाने की बजाय, उसके अंदर स्ट्रेंथ स्किल्स डेवलप करने के बजाय उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्टिव चाइल्ड बना रही है, या पेरेंट्स दोनों बना रहे हैं, या फिर उनको एक पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ जॉब में है तो उनकी भी मजबूरी है, तो पूरी तरीके से उनको पेरेंटिंग मिल ही नहीं रही है वहाँ। तो दोनों ही सिनेरियो ये बहुत अच्छे से देखने पे आए हैं कि घर में अगर लेडीज़ हैं तो वो पूरी तरीके से पैम्पर्ड, कि आप सोच सकते हो इंटर तक अगर बच्चा पहुंच गया बट अपने आप से वो खाना लेके नहीं खाएगा, एक गिलास भी नहीं रखेगा, मतलब पानी भी नहीं है उसको चाहिए। ऐसे में अगर हमने अपने बच्चे से कह दिया कि 1 गिलास पानी दे दो, मेरे को चक्कर आ रहा है, बच्चे ने नहीं दिया, फिर हमें लगता है कि यार मतलब बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, जबकि हमने उसके लिए इतना बड़ा, हाँ तुम्हें इतना किया और तुम इतना मेरे को गिलास पानी दे, एकदम से आप उससे एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकते हो? आदत खुद ही बिगाड़ी अभी तक तो हमने उसको बताया ही नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, मतलब हम है ना, हम चाहे फीवर में हो, हम चाहे किसी भी हालत में हो, पर बच्चे ने बोला है तो हमें करके देना है ना। हम खाना पीना बनाएंगे क्योंकि बच्चा खाएगा ही नहीं अगर हमने नहीं बनाया तो मतलब हम इतना ज़्यादा अवेयर है और एकदम से उससे एक्सपेक्टेशन करने लगते हो कि वो सब कुछ करके देगा। वो इस समय चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, मेरे हिसाब से तो दोनों लोगों को इतना आप कैपेबल कर दो कि दोनों लोग, चाहे वो किचन का काम हो, हाउस का काम हो, कि सबको बाहर जाके सर्वाइव करना है और दोनों ही लोगों को दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। एक तरह आपने बिल्कुल घरेलू उसको बना दिया कि आपको घर का ही खाना खाना है, अब वहाँ पे जाके मैस के खाने के साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है। रफ टफ कहीं मिल गया तुरंत उसका पेट खराब हो गया, क्योंकि एक समय के बाद वो बच्चा दूर जा रहा है आपसे, है ना, आप मिलोगे ही नहीं उससे, और वो वहाँ पे कैसे भी सर्वाइव कर रहा है, उसकी तबीयत खराब हो रही, फिर उसमें भी आप परेशान हो रहे हो। एकदम से छोड़ना, एकदम से उसको पकड़े और एकदम से उसको छोड़ दिया कि जाओ दुनिया में तुम स्ट्रगल करो। अगर आपने वही चीज़ बचपन से उसको इंडिपेंडेंट धीरे 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 धीरे, अभी हमारे पास में अभी कल केस आया था कि वो बच्ची है बहुत अच्छी है, वो 3rd क्लास तक वो बहुत अच्छा उसे काम पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, टॉप करती थी। अचानक से कोरोना पीरियड आया और ज्वाइंट फैमिली थी, तो धीरे धीरे कहते हैं ना, मोबाइल मिले और हिसाब से डिस्ट्रक्शंस हुए, अलग चीज़ है। पढ़ना लिखना जो राइटिंग वर्क है या रीडिंग वर्क है, बुक्स तो हम भूल ही गए, बच्चे बुक्स नहीं ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में घर वालों ने भाई है कि कंपैरिजन, भाई दादाजी हैं कि उसके मार्क्स अच्छे आते तुम्हारा कुछ नहीं है, बच्चा अंदर ही इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, अच्छा कंपैरिजन हो रहा है, अब इतना ही हो गया तो रहने दो, फिर हम पढ़े क्यों, है ना। एक जिद आ गई अंदर, वो बच्चा पढ़ना लिखना छोड़ दिया, उसको पढ़ने के नाम से बोल दो तो उसको इरिटेशन होगा। अब लोगों को लगा कि भाई उसको वो फेल हो रहा है बच्चा, अब लोगों को लग रहा है कि भाई वो उसका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी क्या इश्यूज़ है, उसके बिहेवियर ज़िद्दी बन रहा है, ये सब चीज़ें हो रही है। जब हमारे पास में आया, हमने टेस्ट वगैरह किया तो पता चला वो वेरी सुपीरियर IQ लेवल है और वहाँ फेल हो रहा है, ये चीज़ मैच ही नहीं कर रही है कहीं पर। तो कहीं ना कहीं बिहेवियर इश्यूज़ है, कहीं वो इमोशनल बच्चा है, कहीं वो इतना सेंसिटिव है कि वो हर बात अपने दिमाग में ले लेता है। बच्चे का
मामला है वो रिस्पॉन्सिबल बने, सेंसिबल बने, और साथ में पर इतना ना बने, है ना, रफ टफ। बच्चे नेचुरल इन्वायरमेंट में जितने रहते हैं, जितने भी स्ट्रगल्स हो रहे हैं, चैलेंजेस हो रहे हैं, आपस में ग्रुप में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, भाई हमारे गेम्स वगैरह का कि ये क्या था, ग्रुप बनाते थे, हमारी स्पोर्ट्स टीम खेलते तुम्हारी थे। टीम, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मैनेज कर रहे हैं, इसने कुछ बोला, हमने हजम कर ली बात, जाने दो। पर अब वो चीज़ नहीं है। अब सिंगल चाइल्ड है या फिर आपस में ही मतलब मोबाइल में ही लगे, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, हमारे बिहेवियर कनेक्शन कहीं ब्रेक हो चुके हैं, हमारे अंदर ईगो बहुत बढ़ गया है। हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे किसी के साथ। मैं तो कह रहे हर बच्चा एक राजा मेंटलिटी का हो चुका है। कहते हैं ना स्पेशल वो है कि हम ऐसे नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट है, तो और मैम इस समय वाकई में ज़रूरी है परवरिश पे काम करने की। मैम ये सारी चीज़ों में क्या थोड़ा सा स्कूल भी जिम्मेदार है, जो आजकल जो सारे स्कूल्स हैं या एजुकेशन सिस्टम Definitely. अपना कह लें? एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से जिम्मेदार है। तक कोरोना उसको पूरी तरीके से ऑफलाइन क्लासेस करनी चाहिए मेरे हिसाब से, एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि जो स्किल्स आपकी ऑफलाइन चल रही हैं वो ऑनलाइन वो प्रिफर आप चाहे जितना आप उनको दो, वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी उनको। उस तरीके स्किल्स डेवलप कर रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ा के खाना पूर्ति नहीं करनी है हमको कि भैया एग्ज़ाम दिलवाना है, प्रोजेक्ट्स मिल गए, वो कैसे प्रोजेक्ट करके आ रहा है, वो यूट्यूब में सर्च कर रहा है, आइडियाज़ उसके वहाँ से आए और वो दे दे। अपने आइडियाज़ कहाँ यूज़ कर रहा है, चैट तो जीपीटी का यूज हाँ कर रहा फिर है। वो हर अरे वो कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे हैं, सब बना सब के कर दे रहे हैं दिए। आजकल, एआई की वजह से भी ये सब चीज़ काफ़ी बिल्कुल। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्कूल मैनेजमेंट जो पूरी तरीके से मोबाइल और इन सब में वो भी नेट पे पूरा डिपेंड हो गया है। जो टीचर्स उन पे भी डबल लोड आता है, ऑफलाइन भी वो देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, तो चारों तरफ से वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो भी बच्चों को हैंडल करना है, टीचिंग देनी है, वो नहीं वहाँ पे दे रहे हैं, उनको भी खाना पूर्ति कर रहे हैं, कितना वो भी बेचारे काम करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पे इन लोगों को काम करना चाहिए, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरीके से इस समय एक क्वालिटी जो एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल रही। उनकी स्किल्स पे बहुत हैवी लोड उनको दिया जा रहा है। लोड ना दे के आप उनकी स्किल्स पे काम करोगे ना, और प्रॉपर नॉलेज पे काम करोगे, थोड़ा सिखा रहे हो पर अच्छा सिखा रहे हो, ऐसा सिखा रहे हो कि बच्चे जो 50 वहाँ पे बैठे हैं वो हर बच्चा उससे कनेक्ट कर गया, वो हर बच्चे के अंदर वो स्किल्स गई। हम जानते हैं मेरे एक रिश्तेदार के एक बच्चे हैं, उसकी हर एक रिक्वायरमेंट को तुरंत पूरी कर दी जाती है कि चिप्स, चॉकलेट, मोबाइल, गेम, हर एक चीज़ तुरंत। पेरेंट्स की ये गलती है क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो नादान है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अगर हम भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं उन पेरेंट्स को कि ऐसे मत करिए, मतलब नाम नहीं ले रहे लेकिन ऐसे मत करिए आप, कि ये वो बोलते अरे हमको ना वो हम बहुत थके हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा है, हमको थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है कि वो चलो पड़ा हुआ है, वो मतलब किसी चीज़ में व्यस्त हो गया है। अब ये चीज़ पेरेंट्स कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो छोटा है, अभी बाहर खेलने भी नहीं जा सकता है। मुश्किल से आप समझिए हम 2 या 3 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं, अभी तो उसे माँ बाप की ही ज़रूरत है, पिता उसके व्यापार में व्यस्त है। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, मतलब आप उन माँ के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि एक बच्चा बाय बर्थ वो अपने आप में लर्निंग सीख रहा होता है, लगातार सीख रहा है, वो अपने आसपास का इन्वायरमेंट देख के सीख रहा है, और उसको जैसा आप इन्वायरमेंट देंगे उसके अंदर वैसी ही चीज़ें डेवलप होंगी। कोरा कागज़ नहीं होता, उसमें आपने जो लिखा वही अब फिट है, अब उसके अलावा नहीं है। 5 साल तक हमारी साइकोलॉजी के हिसाब से 5 से 6 साल तक में बच्चे की इंटरनल पर्सनैलिटी बन जाती है। हम उसकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन अगर हम उसकी नीड को फुलफिल करते जा रहे हैं, वो बहुत आदत हो सेल्फ गई है। सेंटर्ड टाइप में बच्चा बनेगा, ज़िद्दी बनेगा, उसकी चीज़ें नीड फुलफिल नहीं की जाएंगी तो एग्रेसिव भी होगा। तो एक निगेटिव बिहेवियर भी हम उसको साथ में हम इनबिल्ट करते जा रहे हैं, यानी कि वो अभी शांत हो जाएगा, वो कि उसने एक ख्वाहिश उसकी पूरी हुई, वो दूसरी चीज़ मांगेगा। हमें है कि इस चीज़ में मटेरियलिस्टिक फॉर्म में बच्चे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, उसी में रहने दो। तो बच्चों के साथ जो कनेक्शन हमारे होने चाहिए, हम जो बच्चों को उस समय सिखा सकते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम टाइम, क्वालिटी टाइम हम दे ही नहीं रहे हैं, है ना। हमें लग रहा है एक सेफ पार्ट है, और सेफ पार्ट से पर वो एक साइड का पार्ट है, वहाँ पे उनकी लर्निंग स्लो हो रही है,
वो टाइम पे अपनी चीज़ें जो उस समय उनको उस एज में लर्न करनी चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं, और उसका खामियाजा जब वो 9th-10th में होते हैं ना, तो वहाँ पे जाके भुगतना पड़ता है। तब पेरेंट्स की हालत ख़राब हो जाती है। तब उनको लगता है अब चीज़ें गड़बड़, तो एकदम से ओवरलोड हो जाता है, फिर उन पे प्रेशर देंगे, हम पे प्रेशर देंगे। बचपन से अगर आपने उनको थोड़ा-थोड़ा चीज़ें रोकी सिखाना हो। किया है, पेशेंस डेवलप, इस समय देख रहे होंगे आप, पेशेंस नहीं है बच्चों में। बिल्कुल भी नहीं है। ये इसीलिए हो कि उनकी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन उनकी फुलफिल की जा रही है, या उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर दे रहे हैं। भली वो चीज़ अगर आपको देनी है, आप उनको अचीवमेंट के बिहाफ पे दीजिए, उनको रिवॉर्ड के 10 रूप दिन में के दे। रिवॉर्ड के रूप में दीजिए, हम्म। 10 दिन बाद दीजिए, या कभी भी ऐसे दीजिए, पर अभी मत दीजिए। अगर इस तरह की टेक्निक्स से आप बच्चे को डील करोगे, तो बच्चे को ये तो यकीन होगा नहीं, पापा को बोल दिया है, मदर मामा को बोल दिया है, वो दे देंगे, अपने हिसाब से टाइम होगा तो दे देंगे, पर अभी एकदम से तो नहीं देंगे, है ना। ये चीज़ वो, और कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती, उसको हमें कहीं अचीव करना पड़ता है। हम अच्छा बिहेव कर रहे हैं, मम्मी पापा खुश हो रहे हैं, तो हमें वो चीज़ ला के दिए, वो छोटी सी चॉकलेट ही क्यों ना हो। एक सवाल है, हम ऐसा सोच पा रहे हैं, हम्म, मतलब मेरे तो बच्चे शादी हम्म, कुछ नहीं है, हम्म, आप सारी सजेशन दे रही है, हम्म, ऐसा क्यों हो रहा है कि जो माँ खुद बन रही है, फिर जो माँ बाप खुद बन रहे हैं, हम्म, वो भी अच्छे प्रॉपर एजुकेटेड है, मतलब हम्म, अच्छे कॉलेज से उन्होंने बीटेक एमबीए वगैरह सब चीज़ प्रॉपर किया है, ये बेसिक चीज़ वो लोग क्यों नहीं समझ पा रहे, मतलब वो कहाँ जा यहाँ रही पे है वो चीज़। कमी देखिए, यहाँ पे कमी ये है कि हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, राइट। हम सब कुछ पढ़ डालते हैं, हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ते, स्कूल में ना स्कूल में पढ़ते हैं, उसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, है ना। तो और वो उतनी ही ज़रूरी है जितनी फिजिकल है। अगर आप बायोलॉजी के थ्रू बच्चों को ये फंक्शंस बता रहे हैं, क्या चीज़ क्या है, कैसे एनाटॉमी चल रही है, उनके फंक्शंस क्या है, उसके उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ बता रहे हैं, वो नॉलेज है बच्चों को। बीमारियों के बारे में नॉलेज है कि ये चीज़ ऐसे होती है, इससे बचते हैं हम, है ना। और अगर हो गई तो इसके ये इस तरीके से क्योर किया जा सकता है, सब कुछ नॉलेज होती है हमको। फीवर है तो पैरासिटामोल खा लो, है ना। सर्दी है, बहुत सी चीज़ें हैं तो स्ट्रेट स्टीम ले फॉरवर्ड लो, सोल्यूशन। सब कुछ समझ में पता है। हम है ना शायद 20 साल तक होते हैं, हमें सब पता चल जाता है। लेकिन कहीं मेंटल इश्यूज़ हैं या कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो हमें पता ही नहीं होती। उसके बारे में आपको, अब मैं उस फील्ड में गई तो मुझे पता हुई, और इसका अप्लाइड पार्ट होता है, ये मुझे भी नहीं पता था। मुझे लगा ये कुछ अलग ही दुनिया है ना। थ्योरेटिकल आपको लगा कि हाँ, लेकिन जब हम उस फील्ड में जब घुसे हैं तो लगा नहीं, ये तो हम सबके बीच की बात है। और हम लोग अगर उस तरह से हम डील करेंगे तो काफ़ी हद तक हमें समझ में आएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा कि हम इस बच्चे को देख रहे हैं तो इसके साथ क्या करना सही है, क्या करना गलत है ना। तो अगर हमने एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप अपने माइंड में ग्रोथ कर लिया है, उसमें नॉलेज हमने गेन कर ली, तो शायद बहुत हद तक हमारे मैटर सॉर्ट आउट हो जाएंगे वहाँ पर। लेकिन हम एक प्रॉब्लम लेके हम काउंसलर की तरफ आ रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट की तरफ आ रहे हैं। हम अगर खुद में उसको हैंडल करना सीख गए या टीच कर लिया, खुद को हमने स्किल्स में अपने डाल लिया कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, हमने उसको सॉल्व कर लिया, है ना। बच्चे को ऐसे अगर हमें ट्रीट करेंगे तो समझना चाहिए कि बच्चा है कैसा, बच्चे का नेचर क्या है, बच्चे का बायोलॉजिकल नेचर क्या है, उसको समझते हुए हमने अपना बिहेवियर किया। हम वहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, हमारे पास 2 या 3 चाइल्ड हैं, तो हम जो बड़े बच्चे के साथ हमारे एक्सपीरियंस हुए, उसी हम हिसाब से कोशिश करेंगे हाँ। छोटे बच्चे के साथ ना हो, है ना। उसके साथ सॉफ्ट हो जाएंगे, हाँ, तो उसका बिहेवियर हो सकता है सॉफ्ट वाला ना हो, उसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायरमेंट हो सकती है। बड़ा बच्चा हो सकता है उसके साथ दूसरा तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, पर वो तो एक्सपेरिमेंटल चाइल्ड होता है हमारे हिसाब से, है ना, कि उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो जाता है, बड़े तक एक्सपेरिमेंट होता है उसके साथ। उसके पास एक्सपेरिमेंट होने के बाद छोटे बच्चे में समझ में आता है कि इसके साथ ऐसे करना है। पर वो भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। और उन दोनों के सोल्यूशन में अगर तीसरा कोई चाइल्ड है तो उसको हम थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ में हैंडल कर रहे होते हैं कि भैया ठीक ठाक रहे, या उसको छोड़ देते हैं, या थक गए। तो अब ये सोचिए, एक ही घर के अंदर 3 तरीके से सिनेरियो से परवरिश हो रही है, एक ही घर में, है ना। सिचुएशन एक है, पेरेंट्स एक हैं, पर वो अलग अलग तरीके के माइंडसेट से परवरिश हो रही है उसकी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें बच्चे को उसके बिहेवियर के हिसाब से समझते हुए उसको हैंडल करना सीखना चाहिए। उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से उसको हमने डील किया, उसके स्किल्स को इम्प्रूव किया, और एक
कॉमन जो सोशल वैल्यूज और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस हिसाब से वो एटिकेट्स हम धीरे धीरे देते चले जा रहे हैं, तो बहुत से चीजें ऑटोमेटिक सॉल्व होती चली जाएगी। बच्चे को इंडिपेंडेंट कब बनाना है, कैसे बनाना है, ये अगर आपने स्टार्टिंग से करना शुरू कर दिया तो काफी चीजें पहले से सोल्व आपके ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा। तो मैम ये तो चलिए बात होगी बच्चों की, जहाँ पे एक पार्टी बच्चा होता है जो थोड़ा कम समझदार होता है, कम क्या मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल नहीं यहाँ पे हम समझता, बिल्कुल नहीं कहेंगे नादान बच्चे होता की है, कोई गलती है, यहाँ कोई- बिल्कुल नहीं कहेंगे। कोई गलती नहीं। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा सा आते हैं एडल्ट्स पे। जी एडल्ट्स में क्या होता है, आजकल के रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, ब्रेकअप होना आम बात है, डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जी यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों लोग एक समझदार पढ़े लिखे जो हर चीज़ें समझ रहे हैं, उनको पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, फिर भी केसेस इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। ये कैसा हो क्यों रहा है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही है और ये वाकई में एक सोचने वाला है तरीका। यहाँ पे एक तो अगर चाइल्डहुड वाली चीज़ें लेके आ रहे हैं, अब सोचिए बच्चों की पर्सनालिटी कैसी जा रही है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही बच्चे एडल्ट बड़े होके कैसे हो जा रहे जाएंगे। हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हाँ। क्या हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है एजुकेशन। एक टाइम पे ये होता था कि हाँ गर्ल्स को कम पढ़ाओ, बॉयज़ पढ़ रहे हैं, और गर्ल्स डिपेंड होंगी अपने पेरेंट्स पे होंगी, फादर पे होंगी, भाई पे होंगी, हस्बैंड पे होंगी, और देन अपने बेटे के ऊपर होंगी, है ना। उनका अपना दिमाग नहीं यूज़ होना है, उनकी अपनी चीज़ें ऐसे ही हैं, उनको सेक्रीफाइस नेचर सिखाया जा रहा है। वो एक शेप में जो हमारी सोसाइटी है उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में डाल दिया, सोशलाइजेशन करके, ऐसी उसकी ग्रोथ होनी है ना। और एज इट इज़ हम लेके चल रहे हैं। बॉयज़ के साथ अलग तरीके से हमारी होती है, उसमें एक अलग स्ट्रक्चर है, उस पर्सनैलिटी में उसको डाल दिया, अब तुम ऐसे ही चलो। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है, अब दोनों लोगों को बराबर वैसी ही परवरिश मिल रही है, मेल एंड फीमेल दोनों इंडिपेंडेंट मैटर नहीं कर रहा है। दोनों लोगों को अगर स्पून चाइल्ड उसको बनाया जा रहा है तो स्पून चाइल्ड गर्ल्स को ही बनाया जा रहा है। उसको भी कहा जा रहा है भैया किचन विचन से मतलब मत रखो, कमाओ और पैसा कमाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी शर्तों पे जियो, और पैरेलल और बराबर बैलेंस में रिलेशन होना चाहिए। तुम्हारा भी ईगो है, तुम भी अपनी बात कहो और अपने आप के लिए स्टैंड लो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम ठीक सही है, चीज़ है। हाँ। ये कहा जा रहा है। अब दोनों ही पार्ट अगर देखें, दोनों ही पार्ट यहाँ पे अपने आप में ईगो के साथ में डेवलप हो रहे हैं, और इसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट पे हम इस टर्म को ज़्यादा यूज़ कर ले जाते हैं। ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम क्यों हाँ करें? भाई, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, है ना। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में वो लोग अंतर नहीं समझ रहे, बट उनको लगता है कि नहीं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरी बेइज्जती मतलब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। तो ऐसे में ना गर्ल्स पीछे हट रही हैं ना बॉयज़ पीछे हट रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आर्गूमेंट वाली कंडीशंस हैं तो हमारे हिसाब से तो है कि अगर कोई बंदा आर्गूमेंट कर रहा है तो थोड़ा सा आप पॉज ले लो, आप पीछे हट जाओ। जो समझदार इंसान है वो पीछे हट जाएगा। फिर अपनी बात रखना है उस समय मत रखो, थोड़ी देर बाद रखो, जब मामला बिल्कुल शांत है, तो शायद उसके सॉल्यूशंस भी निकले। बट अगर लड़ाई का मूड है तो अरे मतलब यही क्यों चिल्ला सकते हैं, हम भी उससे ज़्यादा चिल्ला सकते हैं। तो हम कहीं अब समझ नहीं रहे, अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। हम एक दूसरे को समझ नहीं, क्योंकि हमने कहा ना कि बचपन से ही हम अपने आप की पैम्परिंग करते करते हम अंडरस्टैंडिंग लेवल दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर करना है, वो मैनरिज्म क्या होना चाहिए, वो एक सोशलाइजेशन फॉर्म क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, केयर क्या होती है, ये सब हम वहाँ तक करते हैं जहाँ तक हमें लव अफेक्शन तक की नीड है। ठीक है, ये चीज़, ये लड़की मुझे पसंद आ रही है, मुझे इसको कैसे हमें रिलेशनशिप में लाना है, उसकी जो टेक्निक होती है उसमें इमोशनल ग्राउंड लाते हैं कि इमोशनली इसको ऐसे पैम्परिंग करो, केयर करो, और टाइम टू टाइम इस रिक्वायरमेंट फुलफिल करो। तो ये हमारे इन्फ्लुएंस में आ जाएगी और हमारे ये परमानेंट नहीं रह पाता। चलेगा। हाँ, पर जैसे ही वो आई तो फिर हमने अपने आप में अपने रिलेशन को सडनली चेंज कर दिया। अब लड़की जिस एक्सपेक्टेशन से आ गई, आपने कहीं ना कहीं लड़की के इमोशंस को आपने टच कर दिया, हर्ट किया, डिसअपॉइंट किया, तो वो बोलेगी नहीं, वो बोलेगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही जी के आ रही है कि हमारे इमोशंस, हमारी अपनी बॉडी, इसके लिए हम उसको केयर करना है, उसको रिस्पेक्ट करना है, और जो बंदा इसको रिस्पेक्ट दे, आप वहीं पे अपनी चीज़ों को वहाँ पे शेयर करो। लेकिन यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे आपने एक टेक्निक के थ्रू उसको कहीं ना कहीं, तो ये कहीं ना कहीं डिच कर रहा है सामने वाला बंदा, उसको इसका भी सेल्फ
कॉन्शियसनेस नहीं है कि हाँ मैंने डिच किया, हम्म, उसके लिए है क्योंकि इस समय ट्रेंड चल रहा है कि भाई लड़की को पटाना लाइक दिस है हाँ, ना, हाँ, अरे हाँ, तुम्हारे हाँ, पास बिल्कुल। कितनी गर्लफ्रेंड है यार, इसके पीछे क्यों भाग रहे हो यार, और भी हो कि बहुत आसानी से सब लोग कनेक्ट हो रहे हैं ना। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बिल्कुल। वैल्यू ही खत्म हो गई लव अफेक्शन की, जो वैल्यू हुआ करती थी, है ना। अब तो है कि अगर ब्रेकअप हुआ तो दूसरा देखो ना दूसरा देखो। दूसरा मिल ही जाएगा, 5-6 महीने में मिल ही जाएगा, है ना। तो फर्स्ट लव अफेक्शन होता है, उसमें तो थोड़ा लोग फिर भी सीरियस होते हैं, है ना, चाहे वो हम्म, मेल हो चाहे फीमेल हो। हम्म, फिर धीरे धीरे उनको लगता है अरे ये तो ट्रेंड है, ये अब तो तो आदत सी हो गई है। फिर वो दिमाग से चलने लगते हैं कहाँ पे क्या फायदा नुकसान कैसे कैसे कर करके। तो ये नेचुरल नहीं रहा, मेरा कहने का मतलब है कोई भी रिलेशन इस समय बहुत नेचुरल नहीं लॉजिकल, रहा, बहुत बहुत माइंड यूज हो रहा है। लॉजिकल है या बहुत टेक्निकली उसको हैंडल किया जा रहा है और एकदम से छोड़ देते हैं। ये सारे का रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। उस एक रिश्ते को। रिलेशन अगर आपने बॉन्डिंग बनाई है तो उसकी रिस्पेक्ट और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो हम लेना ही नहीं चाहिए। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है ना, हम पीछे पीछे हट हट जाते जाते हैं। हैं। लड़की जैसी कहेगी कि चलो शादी करें, तो नहीं भाई, आप फिर कास्ट ले आओगे, फिर इंटर कास्ट हो जाएगी, ये तो सब रिश्ता जोड़ने से घर, पहले हाँ, सोचना था। आपको पता है कि क्या कास्ट है, बहुत है तो कास्ट में जाके लव हाँ। अफेक्शंस की नीड फुलफिल करो, बट वो नहीं हो रहा है। आपको है कि यार प्यार ही तो कर रहे हैं, शादी कौन कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पे ये जरूरी है, मैं कहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं जिससे हम प्यार कर रहे हैं शादी भी उसी से करना है, पुराना हमने जो बिल्कुल, सोच है बिल्कुल। वो हम ले आए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है कि प्यार एक अलग तरीके की चीज है, वो लव अफेक्शन इमोशंस के साथ जुड़ी हुई भावना है ना। ये आपको जब शादी उस बंदे से करना है तो एक बार सोचो जरूर, क्या ये जो बंदा है, ये जो बंदी है, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जब हम 24 घंटे एक साथ रह रहे हैं तब हम अक्सर क्या बोलते हैं अब आफ्टर मैरिज कि पहले जैसा ध्यान रखते अब नहीं करते हो। पहले इतने फोन करते थे, अरे वो कहेगा भैया हम फोन जिसको करते थे वो तो घर में बैठा है तो हम कैसे फोन करें, क्या तुम ऑफिस जा रहे हो तो फोन नहीं कर सकते हो, अरे तो ऑफिस जा रहे हो तो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना भैया, पैसा कमाना है वरना तुम चिल्लाओगी। तो ये आर्गुमेंट्स के हमारे पॉइंट्स होते हैं। लेकिन लड़की वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर रही है पहले जैसे सिनेरियो की, वो इस समय नहीं आई हो कि दोनों लोग अब उस चीज से बाहर निकल गए, वो इमोशन सेटिस्फाइड हो गया, वो दूसरे इमोशंस में जा रहे हैं, वो फैमिली बनाने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहे हैं, घर की रिक्वायरमेंट्स कैसे फुलफिल होनी है। तो इसमें दोनों लोग अब कहते हैं ना वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी छोटी भी लेना शुरू करते हैं एज अ पार्टनर, तो अपने आप वो चीज़ें आगे डेवलप होती है, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे होती है, समझदारी बढ़ा रहे होते हैं, एक दूसरे को केयर कर रहे होते हो कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, क्योंकि दोनों लोग कैपेबल हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप ही बिजली का बिल भरोगे, हम भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप पैसा कमा रहे हो तो थोड़ा मैं भी पैसा कमा दूँ, तो ये चीज़ हम मिलके तो मिल बांट के जो अच्छा हो सकता है, हेल्दी हो सकता है, उसमें हम मेरा और तेरा करने लगे हैं। मतलब हमारे की मेरा जगह वो पैसा मेरा। तुम्हारा पैसा, है ना, ये तुम्हारा है, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुमने मेरा इतना लिया, ऐसे कर करके हम आर्गुमेंट्स में चले जाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ये केयर किया था, तुम्हारे पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट किया, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं देख रहे हो। तो लेन देन हो जाती छोटे है, लेन देन मतलब डीलिंग कर रहे हैं हम बिजनेस हो गया ये। हम एक नेचुरल जो रिलेशन होना चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम नहीं निभा पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि प्यार कर लिया ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शादी से पहले ज़रूर एक बार सोचिए कि जो भी आपका पार्टनर है, आप यहाँ पे है, आपको दिमाग में सेट है प्यार कर लिया यार अब इसी से शादी करनी है, लेकिन वो बंदा बहुत झिलाए पड़ा है, अब आपको यार शादी तो इसी से करनी पड़ेगी क्योंकि प्यार हमने कर लिया। तो ये वाली चीज़ अब सोचो मत आप, क्योंकि पहले वो डेडिकेशन दिखता था, हम दोनों लोग स्ट्रगल करके हम उस प्यार की कीमत समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्यार जैसे हुआ अपनी फ्रीडम के साथ हम रहना शुरू कर देते हैं, या दूसरे को हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, भैया हम तो 4 लड़कियों को हम देख रहे हैं ठीक है, बट उसने अगर इधर उधर देखा तो फिर इसकी खैर नहीं, तो पॉजिटिवनेस लाओगे, फिर उस पे वो बाउंड बनाओगे, टॉक्सिक बना दोगे, कहाँ चीज़ें नॉर्मल हो सकती है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार सोचने की ज़रूरत है किसी भी रिलेशन में। हम सोचे समझे उस समय तो शौक में हम घुस जाते, एज हो गई है, अब सब जगह देख रहे हैं, बहुत रंग बिरंगी दुनिया है, हमें भी उसको एंजॉय करना है। तो मैम ऐसा भी होना चाहिए ना फिर कि स्कूल में इस तरह की भी शिक्षा का प्रदान करना चाहिए कि अगर हम किसी के साथ रिश्ते में जुड़ रहे हैं तो हम सोच के जुड़े कि ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा, और अगर हमें उस लड़की से शादी करनी है
तभी हम उस लड़की की तरफ जाए, नहीं तो ना बिल्कुल। ही आगे बढ़े। बिल्कुल सिर्फ देखिए, प्रेम के लिए ना ना, जाए, ना। अगर शादी करे तो ही उसका यहाँ पे एजुकेशन के मामले में पहले मॉरल साइंस और इस तरह पढ़ाया जाता वैल्यू है, इस समय एजुकेशन अब हमने वैल्यू पढ़ा है। एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। हाँ, वैल्यू एजुकेशन मतलब एक इथिकल सोशल वैल्यूज आपकी राइट, क्या होनी चाहिए बच्चों को सिखाई जा रही है, राइट। पर वो भी सिर्फ किताबी ज्ञान बन के ही रहे, हम्म। या उसको बहुत बाकी सब्जेक्ट को जितना हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसको हम साइड लाइन कर देते हैं, इसमें तो पास करने वाले मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है, पर उसको अप्लाई कितना कर रहे हो इस पे हम नहीं ध्यान दे रहे होते, है ना। वो हमने कभी पढ़ा है पर वो सिर्फ पास करने के लिए पढ़ा है, हम उसको रियल लाइफ में कितना हम अप्लाई कर रहे प्रैक्टिकली हैं नहीं अप्लाई प्रैक्टिकली। तो ये एजुकेशन जो हमारे साइड है उसको इस बात पे अप्लाइड पार्ट में अगर वो इन पे भी प्रोजेक्ट बनते हैं, इसमें भी सोशल बिहेवियर कैसे आपको करना है उस पे भी चार्ट दिए जाते हैं कि आप घर वालों के साथ जब आप इस तरीके से बिहेवियर करके आ रहे हैं, वो लोग A ग्रेड दे रहे हैं, B ग्रेड दे रहे हैं, तो बच्चा बड़ा अच्छा मतलब ऐसे ऐसे करके जा रहा है, तो ये सब चीजें ये सब अगर हो जाए तो शायद कितने रिश्ते तो ऐसे ही बच जाए टूटने से पहले ही। बिल्कुल। यहाँ पे हम फॉरेन कंट्रीज में एक चीज देखते हैं, ये सही है कि इंडियन कल्चर हमारा बहुत अच्छा है और बहुत प्योर है, उसके अगर ग्राउंड समझ लें तो हमें बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम जो मिक्स कर रहे हैं ना कल्चर को, उसमें कंफ्यूजन हमारी बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और वहीं पे फॉरेन कंट्रीज में एज अ पर्सन वहाँ पे मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एज अ पर्सन वहाँ पे बचपन से ही वैसा ट्रीट किया जाता है, इथिकल वैल्यूज के साथ में उनको वैल्यू एजुकेशन बाकायदा दी जाती है और वो चीज़ें चल रही होती है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि वहाँ की बाकी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ों को भी आप यहाँ पे ग्रैप्स करो ना, बिल्कुल। खराब चीज़ों को ही नहीं, नेगेटिव चीज़ों को ही नहीं, अच्छी चीज़ों को भी ग्रैप्स करो। अपना इंडियन कल्चर अपने आप में ही बिंदास है, बहुत अच्छा है। मैम इसी टॉपिक से रिलेटेड एक इंसिडेंट अभी हुआ है जो एक हस्बैंड वाइफ का हुआ, शायद आपने देखा जी हो मेरठ। कि वाइफ ने हस्बैंड की मर्डर कर दिया, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ड्रम में कर दिया। तो क्या आप लोग के हिसाब से क्या वो मेंटली कोई एक मेंटली फिट बंदा ये काम कर सकता है या वो मेंटली फिट नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, ये मेंटली फिट बंदा तो काम नहीं करेगा। अच्छा, मेंटली फिट बंदा काम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं क्योंकि उसकी हमारी अपनी क्योंकि सोशल मीडिया में तो यही चल रहा है, प्यार में पागल हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी, मतलब ये तो कहीं कहने ना वाली कहीं, बात। हाँ, ये इंटरनली वही उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए। अनस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और ऐसे किसी भी हमारे अगर साइड से देखें, साइकोलॉजिस्ट के साइड से देखें, तो हमारे लिए कोई बिहेवियर के पीछे कारण होता है, वो बिहेवियर हुआ क्यों और इतना एक्सट्रीम जाके क्यों हो रहा है। इमोशनली हम इतने स्टेबल नहीं है तो इतने साल हमारे रिलेशन कैसे चले वहाँ पर, अगर नहीं चल सकते तो नहीं चलते ना फिर वहाँ पर। तो कोई चीज़ कहीं तो डिस्टर्ब की है, कहीं कोई डिसपॉइंट आई चीज़ें, कोई अब चीज़ें आई है लाइफ में, क्या कंडीशंस हुई हैं, जब तक उसको हम नहीं जानेंगे नहीं समझेंगे तब तक हम किसी को ऐसे हम कमिटमेंट में हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे है कि हम ये कह दें कि हाँ यहाँ पे लड़की की गड़बड़ी है या लड़के की गड़बड़ी है या जो भी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो चल रहे हैं इसकी गड़बड़ी है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत हद तक सिचुएशनल पार्ट है, गड़बड़ी हर जगह पर है, निगेटिव चीज़ें हर जगह। जब वो सारी चीज़ें एक जगह पे एक बल्क में जाके कलेक्ट होती हैं तब वो ब्लास्ट हुआ है कहीं, है ना। तो उनको सारे फैक्टर्स को हमें समझना चाहिए, तब हम उसको देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया वही है, ट्रेंड उसी का चल रहा है तो लोग उसी को देख के फिर अब यही मानसिकता हम अपने दिमाग में सेट कर लेंगे, अपने आसपास उसी मेंटलिटी के साथ शुरू कर देंगे देखना। मेरा माइंड भी उसी तरीके से फिर इवन पेरेंट्स सब कहेंगे कि हाँ लव मैरिज करके ये होता है, है ना, ऐसी लड़की मत लाओ कि तुम्हारे ही मर्डर कर दे, तुम्हें ही सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट करवाए। बहुत डरावनी चीज़ है ये दोनों साइड से बहुत डरावनी चीज़ है। मैम अच्छा लगा आपसे बातें करके। बस जाते जाते एक सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जो लोग आप शादी करना चाह रहे हैं आप उनको क्या सुझाव देगी कि ऐसी क्या 3 या 4 चीज़ ऐसी जो चाहे लड़का लड़की में देखे चाहे लड़की लड़के में देखे कि वो 4 वैल्यूज आपके अकॉर्डिंग वो क्या होनी चाहिए, वो पिलर क्या होने चाहिए उस रिश्ते के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी, सबसे टॉप है। एक दूसरे के इमोशंस को लेके आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, उनके वैल्यूज, उनके जो भी वो अपनी स्किल्स है, सबके पास में अपनी स्किल्स है उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सेकंड है केयर करना। केयर का मतलब है कि हम एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए हमने वो बातें नहीं की कि इसको बुरा लगे। मैं इस जगह होती तो मुझे कैसा लगता है, या मैं इस जगह होता तो मुझे कैसा लगता, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं अपने पार्टनर को ऐसे कैसे कुछ भी बोल दूंगा,
कैसे अब्यूज कर दूंगा। तो बिल्कुल केयर अपने आप में है, ये दोनों की तरफ से है, ठीक है। ठीक है। पैडलर क्योंकि हम दोनों लोग अब यहाँ पे हस्बैंड वाइफ या मेल एंड फीमेल ये डिस्क्रिमिनेशंस नहीं रह गए। एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम एक अंडरस्टैंडिंग लेवल वहाँ पे पैडलर लेवल पे रखें कि हम दोनों लोग कैपेबल है और हम दोनों में वो क्षमताएं हैं जो हम सोसाइटी के हिसाब से हम कंप्लीट एक एक पैकेज के साथ में पूरी कर सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो कोई किसी से कम नहीं है या कोई किसी पे डोमिनेट करना या ईगो लाना, ये चीज़ वहाँ पे नहीं आने चाहिए, या किसी को डिमोलाइज करके कि तुम क्या हो और ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हम लाते हैं, ये चीज़ें कभी ना की जाए वहाँ पे। तो और फोर्थ इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें अपने अंदर हम जो बोलते हैं बोलने से पहले सोचते नहीं है, है ना। तो बोलने की जो हमारी ट्रेंड चल रहा है कि नहीं स्टैंड लो स्टैंड लो स्टैंड लो, तो स्टैंड वर्ड अच्छा है, ठीक है, स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन बोलने का आपका क्या क्वालिटी है, किस तरीके से बोला जा रहा है। हम जो बाहर चाहे अपने फ्रेंड सर्कल हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे हम बॉस के साथ हो या कहीं पे कलीग के साथ, हम एक क्वालिटी रखते हैं ना बोलने की, लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी सिविलाइज्ड रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन हस्बैंड के साथ में या वाइफ के साथ में या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जैसी बनते हैं, वहाँ पे हम सारी चीज़ें इतनी ख़राब कैसे कर देते, लैंग्वेज ही आपकी इतनी रफ सी हो जाती है, वहाँ पे रिस्पेक्ट केयर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लैंग्वेज ही अपने आप में एक दूसरे को जोड़ रही होती है, वो वर्ड्स एक दूसरे को पैम्पर कर रहे होते हैं, केयर कर रहे हैं, वो वही तो कनेक्शन होता है हमारा कम्युनिकेशन हमने गड़बड़ कर दिया ना, तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। हम एक दूसरे को क्या कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, वो मिसबिहेव दिखता है। तो बेसिकली जी। पहला पॉइंट आपका रिस्पेक्ट आएगा, सेकंड आएगा कि केयर आएगा, थर्ड आएगा कि डोमिनेंट या डोमिनेंसी नहीं दिखानी है, जी। और चौथा सोच, बोलने से पहले सोचे सोचे। समझे कि हम किसको कैसे किस जी क्योंकि वो रिश्ता क्या है और हमको कितने प्रेम या भावना से बोलनी है। बिल्कुल। इसी चीज़ के साथ धन्यवाद मैम, आपने अपना समय दिया और काफ़ी चीज़ें बताई, और इसी के साथ व्यूअर्स को भी धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। अगला पॉडकास्ट आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी बिल्कुल पसंद आया होगा। धन्यवाद।